हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 107। अब आगे। अब अरमान आस्था को इस तरह से रोते हुए देखकर पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था और बिना देरी किए वो उसके पास गया था और उसने रोती हुई आस्था को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया था। अब अरमान की ऐसा करने पर आस्था ने एकदम से ही रोना बंद किया, लेकिन उसकी हिचकियां बंद नहीं हुई थी और वही टाइगर हैरानी से अपनी किंग को देख रहा था। टाइगर हमेशा से ही साय की तरह अरमान के साथ रहा था। इनफैक्ट किसी औरत की परछाई भी अगर अरमान पर पड़ जाती थी तो अरमान का ऑरा बड़ा ही पावरफुल और खतरनाक हो जाया करता था। लेकिन आज तो खुद आगे बढ़कर अरमान ने अपनी क्वीन को गोद में उठाया था। तो ये सोचकर टाइगर मन में बोला लगता है किंग बदल रहे हैं। ये सोचकर टाइगर अब जैसे दरवाजे के बाहर जाने लगा, उसने देखा वहां पहले से ही एक जीन्स शर्ट, वाइट रंग की शर्ट और साथ ही साथ हाफ जीन्स में अपनी बैक साइड में 2 बंदूक के रखकर ब्लैक शर्ट चढ़ाए लंबे खुले बालों के साथ मारिया खड़े हुए थी। टाइगर मारिया से बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था। तब टाइगर मारिया बगल में से होता हुआ जाने लगा, अचानक रुका और मारिया के पास जाकर बोला, इतना ज्यादा सज धज कर क्यों आई हो? अब तो तुम्हारा वह बॉयफ्रेंड भी तुम्हें देखने वाला नहीं है। तब मारिया टाइगर की ओर देखकर उसके पास गई और बोली, मुझे लगता है कि तुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। तुझे मेरी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और मैं सज धज कर आती हूँ, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर मारिया ने एक पल में टाइगर को 2 टूक सा जवाब दिया था और टाइगर अब गुस्से से तमतमा उठा, क्योंकि उसे तो कुछ सुनने की आदत ही नहीं थी। वह भी एक तरह का वहशी था टाइगर, लेकिन उससे ज्यादा वहशी मारिया थी। वेल, दोनों में 36 का आंकड़ा था। वही अरमान को इस तरह से आस्था को गोद में उठाकर ले जाने पर ध्रुव और आहन एक दूसरे को देखने लगे थे और सोचने लगे, भाई तो हमें आज शॉप से ही मार डालेंगे। पता नहीं भाई ने भाभी को कैसे तैयार किया यहाँ रहने के लिए, लेकिन भाभी के आंसुओं को देखकर साफ पता चल रहा है कि भाभी यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है। पर अब देखो भाई ने कैसे भाभी को सबके सामने लेकर चले गए हैं। तब सुमित ने एक नज़र आस्था अरमान को देखा था और जल्दी ही वह मेंशन से बाहर निकल गया था। तभी दादाजी थोड़े से उदास से सोफे पर जाकर बैठ गए थे। ध्रुव और आहन उनके इर्द गिर्द बैठ गए थे और दिलासा देते हुए बोले, क्या बात है दादाजी, आप क्या सोच रहे हैं? दादाजी मायूसी से बोले, क्या बताऊं आस्था बेटी यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है। पता नहीं अरमान ने ही उसे कैसे डराया धमकाया और उसे यहाँ रहने पर मजबूर किया। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कॉलेज भेज कर रहूंगा। एक काम करो, अरमान को मेरा मैसेज दो कि मैं उसे स्टडी रूम में मिलना चाहता हूँ। ऐसा कहकर दादाजी कुछ सोचते हुए जल्दी ही स्टडी रूम में चले गए थे। आहन और ध्रुव अब दोनों ही आर्ग्यूमेंट करने लगे थे कि अरमान के कमरे में उसे बुलाने के लिए कौन जाए और कौन उसे यह बताएं कि दादाजी उससे मिलना चाहते हैं। दोनों में हिम्मत नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने राजेश को फंसाने का फैसला किया था और जल्दी ही राजेश को उन्होंने बोला, अरमान भाई ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है और साथ ही साथ एक मैसेज उन्हें दे देना कि दादाजी उन्हें स्टडी रूम में बुला रहे हैं। ऐसे बोलकर ध्रुव और आहन भी जल्दी से वहां से खिसक लिए थे। वही अरमान आस्था को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाकर सीधा बेड पर पटक दिया था और आस्था जोरों से रोने लगी। आस्था का इस तरह से रोना देखकर अरमान पूरी तरह से इरिटेट होने लगा था और अचानक से उसके बेहद करीब जाकर उसके बालों को कसक पकड़कर उसने उसका चेहरा ऊपर की ओर किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ये क्या फालतू का ड्रामा लगा रखा है? तुमने क्यों रो रही हो तुम? मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हारे आंसू मेरे परिवार वालों को नहीं दिखने चाहिए। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने रोने की? अब आस्था अरमान को अपने पास देखकर और भी ज्यादा घबरा गई थी और वह सिसकने लगी थी। अब उसे हिचकियां बन गई थी। अरमान ने आस्था की नाक को देखा था कि छोटी सी नाक एकदम लाल हो चुकी थी और उसके गाल भी काफी ज्यादा रेड रेड हो गए थे और उसकी आंखें रोने की वजह से थोड़ी थोड़ी सूजी सूजी सी लग रही थी। पर आस्था उस लुक में भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। तब अरमान ने आस्था के बालों को छोड़ा और फिर उसकी ओर देखकर बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों रो रही हो तुम? आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया। अरमान को इस तरह से आस्था का उसके सामने ना बोलना बहुत ही ज्यादा बुरा लगा करता था।
क्योंकि आस्था बाकी सबसे बहुत ही ज्यादा चटर-पटर किया करती थी। इतनी देर तक बातें किया करती थी, लेकिन जब भी अरमान उसके आसपास होता था वह तुरंत चुप हो जाया करती थी। तो ये बात उसे बहुत ज्यादा खट्टा करती थी और उसे बुरा भी लगता था। तब अरमान ने आस्था से एक बार फिर बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तुमसे क्या पूछा है? मैंने पूछा क्यों रो रही हो तुम? इस बार अरमान ने बड़े ही डेंजरस टोन में कहा था, मानो कि वह अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब आस्था सुबक से सुबक कर बोली, हम रोए नहीं तो हम क्या करें? आपने हमें हमारी नानी माँ से दूर कर दिया, हमें जबरदस्ती यहाँ ले आए और वह पेपर दिखाकर हमारे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देकर हमें यहाँ रहने पर मजबूर कर रहे हैं और ऊपर से हमें आप कॉलेज भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो अब हम रोए नहीं तो हम क्या करें? आस्था ने रोते रोते जैसे ही सारी बातें बोली, अरमान उसे कुछ पल के लिए देखता रहा, क्योंकि उस वक्त आस्था बोलती हुई मासूम सी बड़ी ही प्यारी लग रही थी। फिर इससे पहले अरमान अभी कुछ कहता दरवाजे पर राजेश ने दस्तक दे दी थी। अरमान वहीं से इजाजत देता है, कम इन। तब राजेश सर झुकाकर आया और बोला, साहब जी, वह बड़े साहब ने आपको स्टडी रूम में बुलाया है। तब अरमान ने एक नज़र आस्था की ओर देखा और अगले ही पल लंबे लंबे दिख भरता हुआ वह वहां से निकलकर स्टडी रूम में जा पहुंचा था, जहां दादाजी उसका इंतजार कर रहे थे। दादाजी ने अरमान को देखते ही सीरियस टोन में उससे बोले कि 3 दिनों के बाद आस्था बिटिया का कॉलेज है तो वह कॉलेज जानी चाहिए। ऑलरेडी हमने उसका एडमिशन इस शहर के मशहूर कॉलेज में करवा दिया है। तब अरमान बोला, नहीं। अब अरमान ने बेहद सपाट लहजे में बोला, नहीं। अब दादाजी माथे पर बल ले आए थे, क्योंकि दादी जी को पता था कि अरमान आस्था को कभी भी कॉलेज नहीं भेजना चाहेगा। तब दादाजी नाराज होते हुए बोले, देखो अरमान, तुम इस तरह से आस्था को कॉलेज जाने से नहीं रोक सकते हो। उस बच्ची का इकलौता सपना है डॉक्टर बनने का और इस तरह से हम उसे उसका सपना नहीं छीन सकते हैं। तुम जबरदस्ती तो उसे यहाँ रख सकते हो, लेकिन इस तरह से किसी के सपनों के साथ खेलने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। तब अरमान एरोगेंट वॉइस में, अब उस लड़की का नाम मेरे साथ जुड़ ही चुका है, तो उसे अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ ही काटनी होगी, और वह भी मेरी शर्तों पर। अरमान की इस तरह की बातें सुनकर दादाजी ने अपने सर पर हाथ मार लिया था और वह उसे फटकार लगाते हुए बोले, कैसी फालतू की बातें कर रहा है तू? अरे अब जमाना बदल चुका है, आखिरकार तू क्यों उसे कंट्रोल करना चाहता है? मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले अरमान, आस्था बेटी कॉलेज जाएगी तो मतलब जाएगी, और तू उससे उसकी ये खुशी नहीं छीन सकता है। तब अरमान तिरछा सा मुस्कुराकर दादाजी की ओर देखकर बोला, ये बात तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि मैं उससे क्या क्या छीन सकता हूँ। बेशक, अरमान ने बड़े ही धीमे स्वर में कहा, लेकिन उसकी वॉइस बेहद डरावनी थी। एक पल को दादाजी भी थोड़ा सा सहम गए थे, लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह फिर बोले, देखो अरमान, जो कुछ हुआ वह तुम्हारा पास्ट था, तुम्हें उसे भूलकर आगे बढ़ना होगा। और आस्था बेटी ऐसी नहीं है, आस्था बेटी बहुत प्यारी बच्ची है, तुम उसे कॉलेज जाने दो, उसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने दो। तब अरमान बोला, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं उसे इस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि वह कॉलेज जाए, और वैसे भी मैं शादी नहीं करना चाहता था। आपने ही मुझे शादी के लिए फोर्स किया था, क्योंकि आपको इस घर के लिए एक बहू चाहिए थी। तो अगर बहू अब आपके घर में आ गई है तो उसे घर में ही रखिए ना, उसे कॉलेज भेजने की बात क्यों कर रहे हैं? अरमान की बात सुनकर दादाजी ने अपने सर पर हाथ रख लिया था और वह अरमान को गुस्से से घूरते हुए सोचने लगे कि अब इस अद्दो इंसान को आखिरकार मनाए तो मनाए कैसे, क्योंकि केवल सिर्फ 3 दिन है आस्था के पास, उसके बाद उसे कॉलेज ज्वाइन करना था। और डॉक्टर रश्मि से भी दादाजी ने बात कर ली थी कि वह आस्था के कॉलेज के फर्स्ट डे उसे सारी चीज़ों का अच्छी तरह से समझाएं। लेकिन अब तो यहाँ पर तो अरमान उसे कॉलेज भेजने से ही मना कर रहा था। तो ये बात दादाजी को कुछ समझ नहीं आई कि अब क्या करें। तब अरमान बोला, अगर आप मुझसे कुछ और बात करना चाहते हैं तो बताएं दादाजी, फिलहाल मुझे अब ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सब हंगामा की वजह से ऑफिस के लिए मुझे पूरा 33 मिनट लेट हो चुका है। ऐसा बोलकर अरमान वहां से जाने लगा, लेकिन दादाजी एक बार फिर उसके सामने आए और रिक्वेस्ट करते हुए बोले, देखो बेटा,
मेरी बात मान लो, उसे बच्ची को कॉलेज जाने दो, उस बच्ची का कॉलेज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डॉक्टर बनना उसकी नस नस में है। अगर उसे ये पता चलेगा कि तुम उसका ये सपना पूरा नहीं होने दोगे तो वह बच्ची जीते जी मर जाएगी। बेटा ऐसा मत करो उसके साथ। दादाजी अब हुक्म देने के बजाय अरमान के सामने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने लगे थे, क्योंकि वह समझ चुके थे उनका अडियल पोता कभी भी उनकी धमकियां किसी तरह की कोई बात नहीं सुनेगा। दादाजी उससे बात ना करने की धमकी, उसे रिश्ते तोड़ने की धमकी, साथ ही साथ हार्ट अटैक का नाटक सब कुछ कर चुके थे और अब बार बार वही सारी चीज नहीं दोहरा सकते थे, क्योंकि अरमान को उन पर शक हो सकता था। इसीलिए दादाजी अब सीधे सीधे उससे बात कर रहे थे और थोड़ी सी रिक्वेस्ट के साथ बोले कि वो आस्था को कॉलेज जाने दे। तब अरमान ने दादाजी की ओर देखा और अगले ही पल वह उस कमरे से बाहर निकल गया था। वही आस्था कितनी ही देर तक रोने के बाद उठी, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत जोरों से भूख लग रही थी। आस्था का रोना एक तरफ रहता था, लेकिन जब उसे भूख लगती थी उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैक हो जाया करता था। खाने के अलावा उसे कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं दिया करता था, तो इसीलिए अब वो डेस्परेटली कुछ न कुछ खाना चाहती थी। उसके बाद ही उसका दिमाग काम करने वाला था, क्योंकि सुबह का टाइम था और सुबह से वह कितनी देर तक रोती रही, तो अब उसको भूख बहुत लग चुकी थी। तो इसीलिए आस्था ने अपने आंसू पोंछे और वह किचन की ओर जाने का इरादा करने लगी थी और जल्दी ही एक बार अपना फेस वॉश करके वह जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलने लगी, तुरंत अरमान से टकरा गई और लड़खड़ा गई, क्योंकि अरमान की बॉडी एकदम लोहे के समान था। अरमान से टकराने पर जैसे ही आस्था लड़खड़ाई, अरमान ने तुरंत एक हाथ उसकी पतली सी खूबसूरत सी कमर पर रख लिया था और दूसरे हाथों से उसके कंधों को पकड़ लिया था और कुछ पल वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे थे। लेकिन अगले ही पल आस्था थोड़ा सा अरमान से दूर होने लगी थी, लेकिन अरमान की पकड़ उस पर बेहद मजबूत थी और वह उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, मुझसे दूर होने के बारे में सोचना भी मत मिसेज सिंघानिया, और वैसे भी मेरी जिंदगी में आप खुद ही आई है। यह मैं नहीं जानता कि आप मजबूरी में आई है या फिर जैसे भी आई है, लेकिन अब मेरी जिंदगी से आपको कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। और रही बात आपके कॉलेज जाने की, तो वो सपना अब तुम्हें भूलना होगा। आस्था अरमान को कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द उसके मुंह में ही दबकर रह गए थे। अरमान जल्दी ही वहां से निकल चुका था। वही आस्था जिसे भूख लग रही थी, उसका दिल तो वैसे अब कड़वाहट से भर गया था। अरमान को लेकर उसके दिल में कड़वाहट पैदा हो चुकी थी। अब उसने खाने का इरादा भी छोड़ दिया था और सीधा बेड पर लेट गई थी, क्योंकि इस वक्त उसे अपना शरीर पूरी तरह से कमजोर से महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा मानो कि उसकी टांगें पूरी तरह से कांप रही हों। इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश कर रही थी। वही अरमान जिसकी आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होनी थी, वह जल्दी ही अपनी शानदार कार में जाकर बैठ गया था और एज यूजुअल उसकी कार कोई और नहीं बल्कि मारिया ही चल रही थी और टाइगर आगे वाली सीट पर बैठा था और अरमान अब अपने लैपटॉप के थ्रू अपने कमरे में लगे कैमरे को ऑन करके आस्था को देखने लगा था। आस्था बार पर बैठे बैठे ही रोती रही और फिर वह वही टेक लगाकर सो गई। आस्था को सोता हुआ देखकर अरमान हल्का सा मुस्कुराया और जल्दी ही अपने शानदार ऑफिस में पहुंच चुका था। अरमान का शानदार ऑफिस बड़ा ही खूबसूरत था। जल्दी ही यह बात सभी काम करने वाले वर्कर्स को पता चल चुका था कि अरमान ऑफिस में आ गया है, तो सभी लोग जो थोड़ी देर पहले एक दूसरे के साथ काम करते करते गप्पे हाँक रहे थे, कोई हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, कोई अपने कल की परसों की बातें बता रहा था। वहाँ सब कुछ एकदम अब शांत हो चुका था, क्योंकि अरमान के सामने किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह काम करने के अलावा कुछ और बातें कर सके। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।